हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा चैप्टर था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी की। नाउ अब हमें फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिए जब हमने, तो हमें सेकेंड वाली स्टेज पर जाना है। एंड सेकेंड स्टेज कौन सी आपकी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही ब्रीफ में और थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपने डेटा को कलेक्ट किया था, ठीक है, तो आपने क्या किया था, आपने पूरे डेटा को कलेक्ट किया, जैसे भी आपको मिल रहा है आप उसे लेते जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं कि एक शॉप कीपर है हम लोग, ठीक है, एक शॉप ओनर है। तो जब भी आप लोगों के पास में, मतलब सब लोग प्रॉपरली इस चीज को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करना कि हम लोग क्या है, सारे शॉप ओनर्स हैं। एंड जब भी हमारे पास में सामान आता है, ठीक है, लाइक पूरा जो है स्टॉक आएगा बल्क में, तो जब भी वो चीजें आती है तो एकदम से हमारी शॉप में जो है बहुत सारा जो है ना ऐसे पूरा सामान फैला हुआ हमें दिखेगा। एंड अभी फिर जो है हम उसे प्रॉपरली अरेंज करने वाले हैं कि अच्छा ठीक है, कॉस्मेटिक्स को एक साइड पे रख दिया है, उसके बाद में जो डेली यूज के सामान है वो अलग रख दिए। अगर कोई लाइक फॉर इन दी सेंस मान लो अगर हमारी कॉस्मेटिक्स की शॉप है तो हमने शैम्पूज अलग रखे, सोप्स अलग रखे हैं, ऑयल अलग रखा है, ठीक है, और भी जो वेरियस चीजें सबको प्रॉपरली अलग अलग जो है आपने अरेंज करके रखा है। आप किसी कपड़े की शॉप में जाते हो, ठीक है, किसी क्लॉथ स्टोर में जाते हो, तो वहां पर आप क्या देखते हो, प्रॉपरली सेक्शंस बने होते हैं, किड्स का अलग, ठीक है, देन जो है आपके किड्स में भी 0 to 1 या 0 to 4 5 इयर्स का अलग, देन फिर आपके पास में आता है 5 to 10 इयर्स, 10 to 12 इयर्स, फिर जो है 13 14 15 इयर्स। तो ऐसे करके जो है प्रॉपर डिवीजन होता है, बॉयज का अलग सेक्शन होता है, गर्ल्स का अलग सेक्शन होता है। दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, कि आप आपके पास में जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन में हमने क्या किया, कलेक्शन में ऑल्दो जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो यू डू कीप इन माइंड कि आप प्रॉपर मैनर में करो ताकि आगे कंफ्यूजन कम रहे, लेकिन स्टिल कलेक्शन ऑफ डेटा में प्रॉपरली उतने अच्छे से आपका डेटा अरेंज्ड नहीं होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अब अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेटेड हो गया। अब अगर हम प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स वाले एग्जाम्पल पर जाएं तो क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हमें पता करना है कि ऑन एन एवरेज, मान लो एक पर्टिकुलर टाउन है, हम वहां पर गए और हमें ये पता करना है कि ऑन एन एवरेज वहां पर लोगों की मंथली जो इनकम है वो कितनी होती है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव डन, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, अच्छा आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप कितना कमा लेते हो, आपका जो है टाइम, काम करने का जो टाइम है वो कितना रहता है, 9 to 5 है, 12 आवर्स का है या कुछ कम है या क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने जो है वेरियस लोगों से कलेक्ट की। अब जब आप वेरियस लोगों से कलेक्ट कर रहे हो तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप किसी के पास में गए एक पूरा क्वेश्चनर लेकर, आपने जो है यहाँ पर पूरा डेटा कलेक्ट किया है, तो ये जो है ये आपके पर्सन ए के लिए हुआ। पर्सन बी के पास में जब आप गए क्वेश्चनर लेकर, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चनर है जो कि पर्सन बी के लिए हुआ, ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि भैया आपकी इनकम कितनी है, इसमें है कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। अब अल्टीमेटली जब आप ऑर्गेनाइज करोगे डेटा को तो आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे कि अच्छा ये ए पर्सन इज लाइक शॉप ओनर, ठीक है, तो इसे हम एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, एक काइंड से सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हैं एक काइंड से। एंड ये जो ए है ये आपका वेज एम्प्लॉयड है, किसी के अंदर वर्क कर रहा है। तो हमने जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर मान लो एक टेबल बनाया, उसमें हमने लिखा कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने लोग जो है आपके वेज एम्प्लॉयड है, उसमें से कितनी कितनी किस किस की सैलरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कुछ कंक्लूजन निकालोगे। सो दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, कि कलेक्शन में आप जो भी डेटा को कलेक्ट करते हो वो थोड़ा हैप्पीजैड मैनर में होता है,
तो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करता है, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हम उस पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं, प्रॉपरली क्लासिफाई करते हैं, ताकि ये चीज हमें फर्दर जो है हमारी हमारा जो पूरा स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसमें हेल्प कर सके। ठीक है, आई गेस कि इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों को समझ में आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है बेसिकली। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वील सी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन कौन से जो है टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, एक ओवरव्यू देख ले तो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जो कि एक ओवरव्यू वाला ही पार्ट रहेगा हमारा। देन ऑर्गेनाइजेशन में हम एक बहुत ही मेन कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन को। देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो ना तो आप चीजों को क्लासिफाई करते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल दिया किसका, एक क्लॉथ स्टोर का। उसमें सारे जो है अलग अलग सेक्शंस बनाए गए, ठीक है, 0 to 4, 5 to 10, 10 to 12, ये वेरियस जो है सेक्शंस बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हुआ है। अब ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, पहले आपने क्लासिफाई किया ना, आपने क्लासिफाई किया कि अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम एक साथ में रख सकते हैं। देन हमने बोला कि नहीं, 5 to 8 जो पर्टिकुलर एज होती है उसमें बच्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एंड वो लगभग हम एक साथ में उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर अब डेटा को आप क्लासिफाई कर रहे हो। तो क्लासिफाई इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से। ठीक है, कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके थ्रू होता है, तो वो क्लासिफिकेशन के थ्रू होता है। सो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, देन मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आप क्लासिफिकेशन को करोगे कैसे। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, what are various kinds of statistical series। तो अगर आप काइंड्स पर जाओ तो वो कुछ ये 3 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के पास में और भी जो है टाइप्स होते हैं, तो वो क्या है, एंड बाय वेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने रहेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये हमारा पार्ट 1 है, तो इसका मतलब कि ये सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम कुछ 3-4 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। ऑल्सो कुछ हल्के फुल्के से जो है न्यूमेरिकल्स वाले जो वी वुड से कि क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो वो क्या होता है उसे भी हम लोग जो है प्रॉपर्ली समझेंगे एंड प्रॉपर्ली जो उसके क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिफर्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ collected figure so that data becomes easy to understand and more convenient for further statistical treatment। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है वो क्या है, वो है हमारा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसका, जो भी आपके वेरियस कलेक्टेड फिगर्स हैं उनका। ठीक है, जो भी आपने कलेक्शन किया है उन सारे डेटा को आप प्रॉपरली क्या करोगे, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हो अंडर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा जो डेटा है वो इजी बन जाए। इजी किसके लिए, समझने के लिए। ठीक है, और फर्दर कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सो एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है उसका एक इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कि ये जो वेरियस डेटा है आप उसे वेरियस क्लासेस में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड करो उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। नाउ व्हाट आर दी क्लासेस, या कैसे जो आप इसको करने वाले हो, वो जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तो बेसिकली दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सिनोनिम ऑफ ईच अदर, लेकिन दे बोथ आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो डेटा का, इट मींस दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट यू विल से, एंड क्लासिफिकेशन क्या है, उसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो
with the help of classification. ठीक है? Now comes to meaning of classification. So classification is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. ठीक है? What is classification basically? Classification एक ऐसी process है जिसमें कि आप data को arrange करते हो into sequences and groups according to their common characteristics. ये चीज याद रखना, common characteristics की हम लोग बात कर रहे हैं. जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर होगा. आप लोगों का जो भी लाइक रूम होगा या जहां पर भी आपकी सारी चीजें रखी होती है, तो कैसे रखते हो आप सामान को. फॉर एन एग्जाम्पल ये आपकी अलमीरा है, ठीक है. यू हैव लाइक वेरियस शेल्व्स इन इट. ठीक है. नाउ आपको इसमें आपकी बुक्स को भी फिट करना है, आपके कपड़ों को भी फिट करना है. तो क्या आप कुछ ऐसे रखोगे कि यहाँ पर जो है आपने आपके क्लोथ्स भी रख दिए, यहाँ पर आपकी बुक्स भी रख दी, बुक्स के ऊपर क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स के ऊपर बुक्स हैं, ऐसे रखोगे या प्रॉपरली ऐसे रखोगे कि अच्छा ठीक है एक पर्टिकुलर जो है शेल्फ हमने रख दी है फॉर बुक्स, एक हमने रख दी है फॉर क्लोथ्स एंड एक थोड़ी सी मिसलिनियस एंड ऑल. ठीक है कि यहाँ थोड़ा बहुत जैसे भी जो भी सामान रखना है वो कैसे अरेंज करोगे, इस मैनर में या उस मैनर में. आई होप सो एंड आई लाइक बिलीव कि आप लोग बोलोगे मैम ऐसे कुछ हम लोग इसे अरेंज करने वाले हैं. तो ये आपने क्या किया है, आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है. बुक्स, सारी बुक्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कॉमन है. ठीक है. क्लोथ्स भले ही वो ऐसे अलग अलग हो लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स परस्यू करते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली आप पूरा जो आपका डेटा है उसको क्लासिफाई कैसे करते हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. और इसीलिए जो है ये आपका क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्लियरली आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेरियस काइंड से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वी वुड से स्पेसिफिकली जो हम डेटा को क्लासिफाई करने वाले हैं वो प्रॉपर जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रॉपर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है. So through classification we try to strike homogeneity in the heterogeneous elements of the collected information. Collected information आपकी heterogeneous हो सकती है. आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछोगे, आप अलग अलग काइंड से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो अलग अलग हो सकती है. तो थ्रू क्लासिफिकेशन आप क्या करते हो, उसमें होमोजेनिटी को जो है एस्टैब्लिश करते हो. कैसे करोगे, जो सिमिलर काइंड के डेटा रहेगा उसको आप एक साथ में ग्रुप अप करते जाओगे तो वो जो है वो होमोजेनिटी क्रिएट होगी. ठीक है. सो थ्रू क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, हम एक हेट्रोजीनियस जो आपके पास में डेटा होता है उसमें होमोजेनिटी लेकर आते हैं. होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि सिमिलर चीजें हमारे पास में. ठीक है. एंड हेट्रोजीनियस दैट इज डिफरेंट चीजें. ऑल राइट. So this is like basically the meaning of classification. Now जैसे कि for an example ये आप लोग ले सकते हो कि आप कहीं पर भी गए. ठीक है. जैसे कि for an example हम जो है ग्रोसरी स्टोर पर गए हैं, you can like very clearly see कि यहाँ पर जो है एक फ्रूट्स का क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया है, सेक्शन बना दिया है. In that also further classify किया गया है. ठीक है. तो you have like यहाँ पर बनानाज हैं, then you have apples, then you have mango. यहाँ पर जो है वेरियस और भी पैक्ड चीजें हैं थ्रू फ्रूट के थ्रू जो बनी हुई है वही. देन यहाँ पर साइड वाइज जो है वेरियस चीजें रखी गई है. सो दिस इज बेसिकली जो है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ योर डेटा. लाइक दिस यू कैन सी. ठीक है. वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको जो है आपके ड्रॉअर में क्या करना है, बुक्स एंड क्लोथ्स को जो है लाइक अरेंज करना है, तो आपको इसी मैनर में करोगे कि हाँ प्रॉपर जो है स्पेस भी रहे, प्रॉपर जो है डिवीजन भी रहे एंड होमोजीनियस चीजों को आप साथ में रख रहे हो. जैसे कि बुक्स को बुक्स के साथ रख रहे हो, कपड़ों को कपड़े के साथ रख रहे हो, ये चीजें. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और स्पेसिफिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस. जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ फॉलोइंग पर्पसेस सर्व करता है. कौन कौन से पर्पस है? सो इट कंडेंसेस द रॉ डेटा इनटू अ फॉर्म
सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी डेटा है उसको प्रॉपरली जो है सुटेबल फॉर्म में अरेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से हम प्रॉपर कुछ एनालिसिस लगा सके। ठीक है, अगर मान लो सारी जो आपका डेटा है वो एक हैपहैज़ार्ड मैनर में आपके पास में रखा हुआ है, तो क्या वो किसी काम का है? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमारे पास में जो है जो डेटा हमने कलेक्ट किया कि एक टाउन में हमें देखना था ना कि भैया कितनी जो है एक एवरेज इनकम है, कौन लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है, ये सारी चीजें। तो यू हैव लाइक डेटा, और डेटा किस फॉर्म में है? आपने क्वेश्चनर्स जो है वो फिल करवाए थे। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव लाइक फॉर एन एग्जाम्पल 40-50 क्वेश्चनर्स। ठीक है, अब क्या वो क्वेश्चनर्स को सिर्फ वैसे के वैसे ही क्या आप कुछ एनालिसिस लगा सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो एवरेज इनकम कितनी होगी उतने 40-50 क्वेश्चनर्स के थ्रू? थोड़ा मुश्किल है, फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करने जाना पड़ेगा, और ऐसे में आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले आप इनकम निकाल रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि कौन कितना एम्प्लॉयड है, क्या नहीं है। इससे बेटर क्या होगा? इससे बेटर ये हो सकता है मैं एक टेबल बना दूं। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन के अलग अलग वेज हो सकते हैं। मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि मैंने इसका एक टेबल बना दिया, मैंने एक प्रॉपर टेबल बनाया, उसमें ये 50 लोगों का नाम या जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो लिखा मैंने, या चलो मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 1 to 50। उसके बाद में सभी की जो इनकम है वो मैंने लिखी है, उसके बाद में वो लोग कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं वो मैंने लिखा, कितने टाइम के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, लाइक उनके वर्किंग आवर्स क्या है। तो अब उस पूरे अरेंजमेंट के बाद में आई कैन कम टू सम कंक्लूजन्स। मैं जो हूँ प्रॉपरली उस डेटा को देखकर उसका एवरेज निकाल सकती हूँ, या उसमें जो भी चीजें मुझे फाइंड आउट करने में कर सकती हूँ। ठीक है, मैं उसमें से जो है आपकी मैक्सिमम और मिनिमम इनकम को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो वो प्रॉपरली क्या हुआ है कि वो टास्क जो है आपका वो इजी हो गया है। अगर आप 50 पन्नों को बार बार ऐसे ऐसे पलटाओगे, और अगर सेम चीज आपने जो है एक टेबल के फॉर्मेट में लिख ली है, तो आपका जो डेटा है वो सिंपलीफाई हो गया है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि ये रॉ डेटा है, आप रॉ डेटा को एक सूटेबल फॉर्म में कंडेंस करते हो, और वो जो है उसके थ्रू जो है हम कोई प्रॉपर कंक्लूजन्स एंड ऑल बना पाते हैं। तो वो होता है हमारे क्लासिफिकेशन का काम। ठीक है, it removes complexities and highlights the features of the data। ठीक है, तो जो आपका क्लासिफिकेशन है ये हाईलाइट करता है डेटा की जो भी चीजें हैं, ऑलराइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी उसके फीचर्स हैं वो हाईलाइट होंगे। जैसे कि सेम अगर आपने मान लो 50 जो है आपके क्वेश्चनर्स को फिल करवा दिया, आपके पास में रखे हैं। अब अगर आप किसी आपके एक्सपर्ट को बोलोगे, किसी भी एक्सपर्ट तो चलो ठीक है उसमें से एनालिसिस निकाल लेगा, लेकिन अगर आप किसी लेमैन को बोलोगे कि अच्छा चलो बताओ कि इसमें से क्या जो है आपको कंक्लूजन मिल रहा है, वो ये 50 पन्ने उठा के देखेंगे? नहीं देखेंगे, बोल देंगे हमारे पास में टाइम नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब वही चीज अगर आप प्रॉपर टेबल वेबल में दे दो और फिर आप बोलो कि यार थोड़ा सा देख के देखो ना क्या कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो उससे समझ में आ जाएगा। हाईलाइट हो गई चीज कि आपने पहले चीज तो डेटा क्यों कलेक्ट किया, अच्छा आपने जो है मंथली इनकम को फाइंड आउट किया है, आप ये चीज देखना चाहते हो, तो फीचर्स जो है उस पर्टिकुलर डेटा के वो हाईलाइट हो गए। उसके बाद में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज रहेगी, जो भी ऐसी चीजें जो नॉर्मली समझ में नहीं आ रही, वो जब आप डेटा को सिंप्लीफाई करोगे, प्रॉपर्ली उसको क्लासिफाई कर दोगे, तो आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डेटा। ये आपको कंपैरिजन में भी हेल्प कर रहा है, प्लस इन्फ्रेंसेस भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने जो डेटा जो 50 क्वेश्चनर्स कलेक्ट किए थे, दैट वाज फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, एंड आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार जो है इस पर्टिकुलर टाउन में मंथली इनकम में कुछ तो झोल है, कुछ तो चेंजेस होते हैं, हर मंथ जो है यहाँ पर इनकम में कुछ तो चेंजेस होते हैं। तो आपने जून का डेटा कलेक्ट किया, आपने बोला हम एक मंथ में और चेक करेंगे, एंड यू हैव गॉन फॉर अगस्त। ठीक है, आपने बोला एक जून हो गया, एक अगस्त हो गया, वील सी की कितनी सिमिलैरिटीज है। अब ये चीज कंपेयर आप कर पाओगे कब? जब आपने प्रॉपर्ली आपके डेटा को क्लासिफाई किया हो। आप बार बार 50 क्वेश्चनर्स को तो नहीं उठा सकते, लेकिन आप उस पर्टिकुलर जो है डेटा को जरूर उठा सकते हो जहां पर आपने वो इनिशियल जून में जितनी भी लाइक जो भी डेटा आपको मिला था उसको आपने क्लासिफाई किया,
प्लस अगस्त वाला आप क्लासिफाई कर दोगे तो फिर अब उनके बीच में आप कंपैरिजन निकाल सकते हो कि अच्छा क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या जो है हमें चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि 50 क्वेश्चनर्स वो थे जिसमें कि एक एक जो है आपके क्वेश्चनर में एक एक पर्सन की इनकम लिखी है, तो उसको देखना या उससे जो है कंक्लूजन निकालना इज लाइक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज, स्पेशली फॉर अ लेमैन। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो फिर उसमें से फाइंड आउट कर ही लेते हैं कंक्लूजन्स को, बिकॉज वो उनका काम है। ऑल राइट, तो जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपको कंपैरिजन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। It provides information about the mutual relationship among the elements of data set. ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो वेरियस आपने डेटा के जो वेरियस फीचर्स हैं उनके बीच में क्या जो है इंटरडिपेंडेंस है, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, ये चीज जो है ये एनालाइज होती है with the help of what classification of data। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जो आपका टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन है एंड आपकी जो इनकम है उसके बीच का क्या रिलेशनशिप है ये समझ में आएगा। क्या सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उसकी इनकम ज्यादा है ओवरऑल या वेज एम्प्लॉयड की जो है इनकम ज्यादा है ओवरऑल, ये चीज हम प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं जब आप डेटा को प्रॉपर्ली जो है लाइक क्लासिफाई करोगे उसे तो। ठीक है, then it helps in statistical analysis by separating elements of the data set into homogeneous groups and hence brings out the points of similarity and dissimilarity। जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये जो है ये वेरियस एलिमेंट्स को सेपरेट करता है ऑफ अ डेटा सेट जो कि होमोजीनियस ग्रुप्स के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर होमोजीनियस में भी हम लोग बोले तो आपका जो पूरा डेटा है वो कितना सिमिलर और डिसिमिलर है वो चीज। ठीक है, कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर जो है आपका प्रॉपर्ली जो डेटा है वो क्लासिफाई होता है। ऑल राइट, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन के, ये तो कुछ चीजें हैं जो कि क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दैट इज आप क्लासिफाई करते क्यों हो डेटा को, तो बहुत ही सिंपल, ब्रीफ एंड सिंपल। ठीक है, या हम ये बोले कि अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को तो उससे हमें क्या चीज जो है वो मिलनी चाहिए, तो दैट इज ब्रीफ एंड सिंपल। ठीक है, जो भी आपका डेटा है उसको क्लासिफिकेशन क्या करता है, सिंपल बनाता है एंड ब्रीफ बनाता है। ठीक है, सिंपल इन दी सेंस की जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप लेमैन के पास में वो 50 क्वेश्चनर लेकर जाओ, वो नहीं देखेगा। आप एक टेबल लेकर जाओ, वो देखेंगे अच्छा ऐसा ऐसा कुछ है, वो नंबर्स ही नंबर्स में जो है समझ सकते हैं कि क्या चीजें हो रही है। तो अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन जो है वो आपके डेटा को ब्रीफ बनाता है, छोटा बनाता है एंड सिंपल बनाता है, जो कि लाइक समझ में आ जाए हमें। ठीक है, so main objective of classification is to present data in a form that appears to be brief and simple. Then utility, so classification enhances utility of the data as it brings out similarity with the diverse set of data। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है वो यूटिलिटी जो है वो लेकर आता है डेटा में, यूटिलिटी इन द सेंस उसका जो यूज है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की हेल्प से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की हेल्प से जो डाइवर्स सेट ऑफ डेटा है उसमें भी हमें सिमिलैरिटीज जो है वो देखने को मिलती है एंड सिमिलैरिटीज जो है वो स्टैब्लिश होती है। अब कोई भी सिमिलर चीजें होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे जो है प्रॉपर्ली उससे जो है इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, उससे जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यू कैन इजीली कंपेयर हाइट ऑफ 2 ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि अच्छा ठीक है दिस इज टॉल दिस वन इज शॉर्ट, ये चीज है, लेकिन यू कैन नॉट लाइक जो है we would say that you cannot like compare height of frog and a human being। ठीक है, there is a lot of difference no। तो वही चीज की जो डाइवर्स डेटा है उसमें सिमिलैरिटीज कौन जो है वो लेकर आता है, क्लासिफिकेशन। कैसे लेकर आता है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर मैनर में जो है चीजों को अरेंज करते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर जो है कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर पाए। ऑल राइट, then distinctiveness, so classification renders
obvious differences among the data more distinctly, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है, जो भी ऑब्वियस डिफरेंसेस है आपके डेटा में उसको प्रॉपरली शो करता है कि देखो ये चीजें जो है ये यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर सिमिलर है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको क्लासिफिकेशन क्या करता है, शो करता है। क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है ये चीजें पॉसिबल है। कंपैरेटिबिलिटी, अब ये जो आप वेरियस टर्म्स देखोगे ना ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस क्या हो रहा है कि हम प्रॉपरली पॉइंट्स बनाकर लिख रहे हैं। तो दिस इज द थिंग कि आप लोगों को इससे ये सीखना है कि आपको आपके आंसर्स में कैसे लिखना होता है। आप सेम चीज पढ़कर जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से अपने आंसर को मोल्ड करो, आपने जो पढ़ा है उसे मोल्ड करो और प्रॉपरली आंसर जो है वो लिख कर आ जाओ, ठीक है। सो कंपैरेटिबिलिटी, क्लासिफिकेशन की हेल्प से क्या होगा, कंपैरिजन इजी हो जाएगा, प्रॉपर जो कंपैरिजन है वो हो पाएगा, ठीक है। सो दैट इज कंपैरेटिबिलिटी। देन साइंटिफिक अरेंजमेंट, तो क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ साइंटिफिक मैनर व्हिच इंक्रीजेस देयर रिलायबिलिटी, ठीक है। साइंटिफिक मैनर क्या होता है, दैट इज बेसिकली कि आप कुछ चीजों को लाइक फैक्ट्स, प्रूफ्स, ये सारी जो चीजें होती है वो आपकी साइंटिफिक जाती है। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर जो है फैक्ट्स एंड एविडेंसेस एंड प्रूफ्स के साथ में जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी लॉज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली साइंटिफिक, ठीक है। तो जब आप डेटा को अरेंज करते हो तो आप ऐसे ही अरेंज करते हो कि चीजें क्या लगे आप लोगों को जो है प्रॉपर सही लगे एंड प्रॉपर आप उसमें से एनालिसिस, कंक्लूजन एंड सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली साइंटिफिक अरेंजमेंट कि आप इस पर्टिकुलर मैनर में जो है अरेंजमेंट कर रहे हो आपके डेटा का। देन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, सो क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ठीक है। कैसे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके पास में एक पैराग्राफ लिखा है और वही सेम पैराग्राफ को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूं, एक छोटे से टेबल में, कौन सा ज्यादा आप जो है पढ़ना प्रेफर करोगे, दैट टेबल। अगर मान लो मैं उसे जो है किसी पाई डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो आप उस पाई डायग्राम को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू योर पैराग्राफ। तो जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपके डेटा को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाता है, जो कि ज्यादा अटेंशन गेन कर रहा है लोगों का अल्टीमेटली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो और ज्यादा अच्छा बन रहा है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड जो है क्लासिफिकेशन क्या होगा, गुड क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स कि ऐसा पर्टिकुलर लाइक वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो करने हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपने जो क्लासिफिकेशन किया है दैट इज बेसिकली अ गुड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब ये है कि अच्छा क्लासिफिकेशन हम उसे बोलेंगे जब आप अपने डेटा में वो सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हो जो कि आपके कलेक्टेड डेटा में थी, उसमें उसे जो है हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन कहेंगे। अगर मान लो हम क्लासिफिकेशन करने गए और हमने एक कोई भी फीचर को मिस आउट कर दिया है, ठीक है, जैसे कि डेटा कलेक्शन जो हमने किया था उसमें हमने देखा कि मंथली इनकम क्या है लोगों की, लोगों का जो है टाइप ऑफ वर्क क्या है, प्लस उनके वर्किंग आवर्स क्या है। अब जब मैं क्लासिफाई कर रही हूँ डेटा को, तब मान लो मैंने वर्किंग आवर्स को जो है क्या कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। मैंने जो क्लासिफाई किया है उसमें सिर्फ दो फीचर्स मैंने शो किए हैं, दैट इज कि कितनी मंथली इनकम है और क्या जो है उनका क्या जो है उनका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये मेरा इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन या इनकम्प्लीट जो है डेटा रहेगा। यहां पर क्या प्रॉब्लम आई है कि आपने एक मेजर फैक्टर छोड़ दिया, दैट इज कितना टाइम पीरियड किसे वर्क करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली दिस इज द थिंग कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो एक गुड क्लासिफाइड डेटा हम किसे बोलेंगे, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो नेचर में, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डेटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास, नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर आइटम्स है, हर एक जो आइटम है आपके डेटा का, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप या क्लास में रहे, कोई भी पर्टिकुलर कलेक्टेड डेटा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। इसे ही हम कॉम्प्रिहेंसिव कह रहे हैं और इसे ही हम बोल रहे हैं कि दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ व्हाट, योर क्लासिफिकेशन। क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, मतलब
कलेक्शन ऑफ डेटा जब हमने किया तब हमने क्या बोला कि वो थोड़ा रॉ डेटा है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो जब आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए कि अच्छा क्या चीजें थी, आपके पास में क्या डेटा था, आपने उसको कैसे जो है अरेंज किया है, दैट शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है हम कुछ गलत इन्फ्रेंसेस पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो क्लासिफाई हम करते क्यों हैं? डेटा को सिंपल बनाने के लिए, डेटा को जो है वी वुड से कि ब्रीफ बनाने के लिए। तो दैट शुड हैव द प्रॉपर क्लैरिटी इन इट, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा इनटू क्लासेस should be absolutely clear and simple. That is, there should be no confusion about the placement of any item in a group, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा आइटम जो है किसी भी ग्रुप का वो कहाँ जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि एक कोई आइटम है जो कि दो ग्रुप्स का जो है पार्ट बन सकता है, वो सारी चीजें नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो क्लियर रखना है कि प्रॉपरली जो है क्लैरिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। होमोजेनिटी, जो एक सिमिलर काइंड ऑफ के जो भी आपके पास में डेटा है वो एक ग्रुप में जो है फिक्स हो जाए, ठीक है। दिस इज बेसिकली होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये जो है ये भी मेंटेन होनी चाहिए क्लासिफाइड डेटा में कि होमोजीनियस ग्रुप्स ऑफ जो डेटा है उन्हें हम एक साथ में क्या कर रहे हैं, उन्हें हम एक साथ में जो है अरेंज कर रहे हैं। सो ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर। Then comes to suitability. So the composition of classes must suit the objective of inquiry, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी का कि हमें मंथली इनकम को देखना है, ठीक। तो अब मंथली इनकम को देखना है तो उसमें कोई इररिलेवेंट जो है ना क्लासिफिकेशन हमें नहीं करना है कि अच्छा कितने जो है एक मतलब एक जो फैमिली है उसमें कितने लोग हैं, फिर आप उसकी मंथली इनकम निकाल रहे हो, तो वो हमें नहीं देखना था। हमें देखना था कि हर एक पर्सन जो काम कर रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो दैट इज कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपको उसके साथ में चलना है, ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव से भटक जाओ जब आप क्लासिफाई कर रहे हो डेटा को। तो ऑब्जेक्टिव को जो है साथ में रखना है, ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है हमें आगे बढ़ना रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, आपका जो क्लासिफाइड डेटा है दैट शुड बी स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन या फिर ऐसा कुछ कि जो है वो पल पल में चेंज हो सके, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो a particular kind of investigation should be based on the same set of classification. This base should not change with each investigation, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर आपने बेस बनाया है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए एंड जो है वो सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में आप अलग अलग ले रहे हो। अगर सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम ये बोले कि इन्वेस्टिगेशन का जो आपका मोटिव है दैट इज सेम, तो फिर आपको जो है सेम जो है आपके पूरे डेटा को रखना रहेगा, या वी वुड से कि क्लासिफिकेशन को रखना रहेगा। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है बेसिकली कि कितना चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक कि अगर जरूरत लगे तो जरूरत के हिसाब से आप आपका जो वेरियस लाइक आपने सेट्स बनाए हो या कोई भी डेटा को आपने क्लासिफाई किया हो वेरियस ग्रुप्स में, तो उन ग्रुप्स को, उन सेट्स को आप चेंज कर सको, डेटा को जो है जहां पर वो ज्यादा सुटेबल लग रहा है वहां पर ले जा सको। इन दी सेंस इलास्टिक कि जब जैसी जरूरत पड़े तब वैसे चेंजेस आ सके, ठीक है। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि बस जैसा हो गया वैसा हो गया, ये वाली चीज नहीं होना। So classification should be elastic. There should be a scope for change in the classification depending upon the change in the purpose or objective of the study, ठीक है। तो जो है एक स्कोप होना चाहिए कि आप जो है क्लासिफिकेशन को चेंज कर सको, जो भी पर्टिकुलर हमारे लाइक किसी अगर पर्पस में चेंज हो जाए, किसी ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाए तो उस बेसिस पर, ठीक है। नाउ वी हैव लाइक वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। कि आप क्लासिफिकेशन को करते कैसे हो, किन बेसिस पर करते हो, तो कुछ आप ये 4 ब्रॉड पार्ट्स में उसको डिवाइड करोगे, दैट इज ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में यू हैव टू, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। अब ये चारों ही जो आपके टाइप्स और ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्हें हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। चारों का ही बहुत ही इजी मतलब है, जैसा जैसा उनका नेम है वैसा वैसा ही उनका मतलब है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब जब आप क्लासिफिकेशन करते हो किसी भी डेटा को, तो आप किन बेसिस पर, किस बेस पर जो है उसको क्लासिफाई करते हो, वो चीज बेसिकली हमें देखनी रहेगी, ठीक है।
we'll start with what? Our geographical classification, ठीक है, geographical classification जिसे कि स्पार्शियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ऑल राइट, सो देखो जैसे जोग्राफिकल दैट इज क्या कि एरिया के बेसिस पर जो है ये हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज प्लेस के बेसिस पर। ऑल राइट, सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग bicycles in 2018 across different locations, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ऐसे ही आप और कोई भी चीजें ले सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कि आप एरिया वाइज अगर कुछ क्लासिफाई कर रहे हो तो अगर देखा जाए तो चलो टोटल बाइसिकल्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स देखी, लेकिन उसको हमने क्या किया है और थोड़ा सिंप्लीफाई किया। मैं अगर डायरेक्टली बोल देती कि अच्छा 75 फर्म्स है जो कि बाइसिकल प्रोड्यूस करती है, तो दिस इज ऑल्सो ओके फॉर यू, आप बोलते थे अच्छा ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको और क्लासिफाई किया और इसको सिंपल बनाया तो हमें क्या क्लियर हुआ कि सबसे ज्यादा बाइसिकल्स जो है वो पंजाब में बनती है, देन वी हैव यूपी एंड देन वी हैव हरियाणा, एंड दीज थ्री जो है, दीज थ्री आर दी स्टेट्स जहां पर आपको बाइसिकल प्रोड्यूसिंग फर्म्स मिलती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, ये जो एक बहुत ही ब्रॉड चीज थी इसको हमने सिंप्लीफाई करके प्रॉपरली जो है उसको हमने मतलब उसमें से जो है हम लोगों ने कंक्लूजन्स निकाले हैं, ठीक है। देन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजी के हिसाब से जब आप क्लासिफाई करोगे, दैट इज कि 2016, 17, 18 ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ABCD इस बेसिस से जो है आप कोई क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है अगर क्लासिफाई करते हो तो दैट इज बेसिकली आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे कि हम जो है टाइम के बेसिस पर भी बोल सकते हैं। सो व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, कि अभी दैट इज 2016 में, 17 में, 18 में ये हुआ, इस मंथ में लाइक जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इस बेसिस से अगर आप टाइम के बेसिस पर कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज व्हाट क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेल्स हमने बोली कि भाई 2016 में दैट वाज 80 लाख, 17 में 90 एंड 18 में दैट वाज 95 लाख, ठीक है। देन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि दो टाइप्स होते हैं, दैट इज सिंपल एंड मैनीफोल्ड। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्वालिटेटिव यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव इज समथिंग जो कि नंबर से रिलेटेड होता है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड जो होता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज बेसिकली कि जब आप क्लासिफाई कर रहे हो आपके डेटा को कुछ क्वालिटीज के बेसिस पर, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रही हूं कि मुझे जो है मतलब मैं जो हूं डिवाइड कर रही हूं पॉपुलेशन को मेल फीमेल में, लिटरेट इलिटरेट में, ठीक है, लिविंग इन टाउन, लिविंग इन विलेज में। मैं यहाँ पर एरिया या मैं यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं बता रही हूँ, मतलब नंबर्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो है ये क्वालिटीज के बेसिस पर अगर किसी डेटा को क्लासिफाई कर रही हूँ तो that is basically your qualitative classification. So in qualitative classification, data is classified on the basis of descriptive characteristics or on the basis of attributes like sex, literacy, region, caste, education, etc. which cannot be quantified, ठीक है। तो ऐसा डेटा जिसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, जिसे आप क्वांटिटी के बेसिस पर नहीं बता सकते हो, उसे आप क्वालिटेटिवली शो करते हो, एंड दैट वुड बी योर व्हाट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब ये आपका सिंपल भी हो सकता है, मैनीफोल्ड भी हो सकता है। सिंपल कि आपने एक पर्टिकुलर डेटा को सिर्फ एक बार डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन को आपने डिवाइड कर दिया इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, यहां तक जो है ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैनीफोल्ड आपने इसको और जो है क्लासिफाई किया, ठीक है, तो फिर जो है वो आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बन जाता है। ऑल राइट, सो सिंपल क्लासिफिकेशन व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी सिंपल, ठीक है। कि आपने जो है आपकी जो कोई भी पर्टिकुलर डेटा है उसको एक एट्रीब्यूट में ही क्लासिफाई किया है, जैसे कि यहाँ पर हमने मेल एंड फीमेल, दिस इज वन एट्रीब्यूट, ठीक है। देन उसके बाद में मैनीफोल्ड क्या है, when facts are classified according to more than one attribute or when each class is subdivided into
more than 2 subclasses, then the classification is said to be manifold. ठीक है, तो आप जो है क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन करते जाओ, that would be what your manifold classification. ठीक है, देन आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन पर, जब आप नंबर्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. सो इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड on the basis of some characteristics which can be measured, such as height, weight, income, expenditure, production or sales, also called classification by variables. ठीक है, तो ऐसे particular variables जिन्हें या ऐसे particular data जिसको आप numbers में define कर सकते हो, उसका classification क्या होगा आपका quantitative classification. ठीक है, so for example if we classify the ages of student of a school, then we can always express the ages numerically, that is in terms of number. Let us suppose that the ages of 500 students of a school lie between 10 and 18 years. Now we can classify them into 4 groups as follows. जैसे कि हमने लिया age, तो 10 to 12 में कितने आ रहे हैं, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, ये इनमें कैसे जो है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड है, हम उसे यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि आप नंबर्स के बेसिस पर बता पा रहे हो कि क्या चीजें हैं. ऑल राइट, ये आपके बेसिकली कुछ वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग डेटा होते हैं. ठीक है, आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है. जितना भी हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा है वो सब कुछ आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है. सो विद दिस पार्ट 1 अपना हमारा कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी आगे जो है हमारा चैप्टर बचा हुआ है जिसे हम आगे आने वाले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th वो लॉन्च हो चुके हैं ऑन अन अकेडमी. फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच. यहाँ पर आपके वेरियस एजुकेटर्स आपको आपके वेरियस सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ा रहे हैं. अगर आप अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो. टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV. इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग कौन सा वीडियो आने वाला है, किस टाइम पर आएगा, कौन से आपके एजुकेटर कौन से टाइप ऑफ वीडियो के साथ में आ रहे हैं. ये सारी चीजों का जो अपडेट है वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलता रहेगा. आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का जितना भी पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है. थैंक यू.